कैसे हो बच्चों? मैं अशोक कुमार इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको जानकारी मिल चुकी थी कि ये बैच सेकेंडरी बैच के बच्चों के लिए है और सेकेंडरी बैच में ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का बैच है, एक फाउंडेशन बैच है। और यूपीएससी क्या कंडक्ट कराता है? यूपीएससी जैसे आपका एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस का बैच है। ठीक है। स्टेट पीसीएस कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है? जैसे एसडीएम, ठीक है, डीवाईएसपी, डीएसपी बोल देते हैं, और बहुत सारी जॉब है। तो ना केवल ये बैच आपका, क्योंकि आप 9th to 12th के लिए ये बैच चला रहे हैं हम, 9th से 12th के बच्चों के लिए ये फाउंडेशन बैच रहेगा। ठीक है। तो यहाँ ना केवल हम आपको आईएएस पीसीएस के लिए तैयार करेंगे, बल्कि जो अधीनस्थ जॉब है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम होता है कौन सा? आईबीपीएस का, आईबीपीएस का, आईबीपीएस का, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट बैंक है, उन सभी के लिए जो एग्जाम होता है 12th पास आउट बच्चों के लिए कौन सा होता है? आईबीपीएस का। और जानकारी के लिए बता दूं आपको, ये एग्जाम केवल कॉमर्स वाले बच्चे ही नहीं, किसी भी साइड के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और बैंक में एक सम्मानित पद पर आ सकते हैं। ठीक है। तो ये बैच जो रहेगा हमारा केवल आईएएस पीसीएस के लिए नहीं, चाहे कोई बच्चा रेल विभाग में जाना चाहता हो, रेल विभाग, ठीक है, रेल विभाग वाले बच्चों के लिए है। ये बैच उन बच्चों के लिए भी है जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ये बैच उन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक क्या होता है? वो 12th के समकक्ष होता है। और पॉलिटेक्निक कहाँ से बच्चे करते हैं? वो 10th के बाद करते हैं। तो 10th के बाद जैसे 11th और 12th वाले बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपको फीस से संबंधित सारी जानकारी दे दी थी, अब उस विषय पर बात नहीं करेंगे। पहला आपका बैच है, और यदि किसी बच्चे के पास हमारा नंबर ना हो तो वो नंबर हमारा 84 49 30 40 62, ये नंबर नोट कर लेना। मेरा नाम अशोक है, अशोक सर। और जो हमारे टेक्निकल हेड हैं वो मोहन सर हैं, 74 17 50 36 19। यदि टेक्निकल में कोई दिक्कत है, यदि क्वालिटी में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे बैच को स्टार्ट करना है, वो सारी बातें हमारे मोहन सर देखेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके बैच को। इस फाउंडेशन बैच को हमने नाम दिया है सेकेंडरी बैच। ठीक है। 9th to 12th वाले बैच को सेकेंडरी बैच है ये। सेकेंडरी बैच। आइए सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में देखिए क्या क्या इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। इस बैच में आप जीएस पोर्शन को कवर करोगे, आप लैंग्वेज पोर्शन को कवर करोगे, आप मैथ को कवर करोगे, आप रीजनिंग को कवर करोगे। यहाँ पर मैथ भी दो प्रकार से कवर कराया जाएगा। जो बच्चे डिफेंस के लिए हैं उनके लिए एनडीए वाला मैथ, और साथ साथ में एयरफोर्स एक्स ग्रुप वालों को भी ये 12th वाला मैथ पढ़ाया जाएगा, जो 12th पीसीएम वाले पढ़ते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या आर्ट साइड से, कॉमर्स से हैं, वो क्या है, वो अर्थमेटिक पढ़ेंगे। वो अर्थमेटिक, ऐसे नहीं कि साइंस साइड वाले बच्चे मैथ को नहीं पढ़ेंगे। साइंस साइड वाले बच्चे भी रेल विभाग में या नेवी विभाग में जाएंगे तो वो इस मैथ को कवर करेंगे। जीएस पोर्शन ही सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपसे चर्चा हुई भी थी। लेकिन अब बात यह कि उसमें से स्टार्ट क्या करें। यदि कोई बच्चा साइंस वर्ग में है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को पढ़ता है, बायो, ठीक है, मैथ तो उधर आ ही रहा है। और यदि कोई आर्ट साइड में है तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसको पढ़ता है। और यदि कोई कॉमर्स पार्ट में है तो वो इकोनॉमिक्स को पढ़ता है। अब विडंबना इस बात की है, चाहे आप 9th क्लास में हो,
चाहे आप 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो। जब 9th वाले बच्चे भी 12th में जाते हैं तो स्टार्टिंग तो उन्हें इन सारे सब्जेक्ट को मिला क्या कहते हैं, साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस। और बाद में साइंस साइड वाले बच्चों को भी यही सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आर्ट साइड वाले बच्चे, यदि आप 10th क्लास तक हो तो यहाँ पर इस सबको क्या बोलते हैं, एसएसटी बोलते हैं। और बाद में आर्ट साइड वाले बच्चों के ये इंटर में 11th में मूल सब्जेक्ट हो जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये कॉमर्स वाले बच्चों का पार्ट है। ठीक है, ये कॉमर्स वाले बच्चों का पार्ट है। अब सरकारी नौकरी में क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से पूछते हैं। और जैसे एसएसटी को, जैसे एसएसटी में इकोनॉमिक्स सिविक्स बोल देते हैं, इकोनॉमिक्स सिविक्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला के क्या बोल देते हैं, एसएसटी बोल देते हैं। ऐसी कॉम्पिटिशन में यहाँ पर सारों को मिला के क्या बोलते हैं, जीएस बोल देते हैं। तो जीएस के ये 7 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। चाहे आप देश की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस की तैयारी करें या पीसीएस के लिए करें, प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी, या डिफेंस में जाना चाहें, एनडीए में जाना चाहें, पुलिस विभाग में जाना चाहें, बैंक में जाना चाहें, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, क्योंकि कोई बच्चा हीरो हो सकता है। साइंस साइड में वो 93% नंबर लेकर आ सकता है, 62% नंबर लेकर आ सकता है, लेकिन जब सरकारी नौकरी की तरफ को जाते हैं तो ज्योग्राफी के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। और जबकि ऐसा नहीं होता, बच्चा केवल 5 सब्जेक्ट की जानकारी रखता है। तो आपको, यदि आपने आर्ट साइड ले ली है तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा सरकारी नौकरी को लेने के लिए। यदि आपने साइंस साइड पढ़ी है तो आपको ज्योग्राफी और इतिहास, संविधान भी पढ़ना पड़ेगा सरकारी नौकरी को लेने के लिए। तो अब बात यह है, स्टार्टिंग में तो बच्चे चले जाते हैं, जैसे 8वीं क्लास में तो सब साथ में होते हैं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बाद में साइड विशेष के विशेषज्ञ हो जाते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिशन में आते हैं तो फिर से ये पढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना आज से ही, जैसे आप 9th क्लास में आए हैं, 10th क्लास में हैं या 11th में हैं, 12th से, तो हम आपके फाउंडेशन में इन सबको स्टार्ट करेंगे। पर बात यह है कि इसमें स्टार्ट कहाँ से किया जाए। देखिए, सारे सब्जेक्टों की जननी क्या है, ये ज्योग्राफी है। ये तो है माता, ठीक है, ये माता है। और जो तुम्हारी बॉडी है वो किसके अंतर्गत आती है, बायोलॉजी के अंतर्गत। तो यदि साइंस वर्ग में स्टार्ट करना है तो या तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करें, और यदि आर्ट वर्ग में स्टार्ट करना है तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से कमेंट करो कहां से स्टार्ट करना है। देखिए, हम क्या करेंगे, हम ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करेंगे और बायो को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्शन जो 70% ये बायो ही पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, और बिल्कुल बेहतर तरीके से करेंगे। तो अल्टरनेट वे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी और बायो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों की डिमांड जो है वो ज्योग्राफी से है। कह रहे हैं हमारा जन्म जो है माता के गर्भ से हुआ है, इसलिए माता को अच्छे तरीके से जान लेते हैं, धरती माता को, ठीक है। धरती माता, इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। भूगोल क्या है, भूगोल। तो यहां से जो ज्योग्राफी है, नोट्स आप साथ साथ में बनाते चलेंगे, लेकिन जब मैं कहूंगा तब, ठीक है। सबसे पहले लिखिए ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और ग्राफी के नीचे अंडरलाइन करेंगे। जियो के नीचे लिखेंगे द अर्थ, द अर्थ। हिंदी और इंग्लिश दोनों बातें चलेंगी। और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी या डेस्क्राइब, टू डेस्क्राइब। और ये बात जो बताई थी, एक भूगोलविद हुए हैं इरेस्टोथनीज। इरेस्टोथनीज साहब ने अपनी एक किताब
ज्योग्राफी का में, इसमें एक किताब थी ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का बुक में इन्होंने बताया है क्या, एक इनके कुछ पन्ने थे, इनके कुछ पन्ने थे, और यहां देखिए अमेरिका में, अमेरिका देश कहां पर है, यदि हम पूरे संसार का नक्शा बनाएं एक रफली, तो ये क्या है, ये अपना पूरी धरती का चित्र बनाया है। ये अपना एशिया महाद्वीप है, ये क्या है, यूरोप महाद्वीप है, और ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये ओसोनिया, यहाँ पर थोड़ी सी और भी कुछ स्थलखंड हैं, ओसोनिया महाद्वीप, ये 7 महाद्वीप हैं। तो इरेस्टोथनीज साहब ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, ये देश है कौन सा, अमेरिका, और ये विश्व शक्ति भी है। तो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इनका एक शोध पत्र, इनकी इन किताबों के कुछ पन्ने 2010 में, कब, 2010 में ये लाए गए। तो यहां से ये बात क्लियर हुई कि इनकी इस बात को मान्यता दी। जब स्टार्टिंग में कोई कुछ बात कहता है तो उसको माना नहीं जाता है, ठीक है, कहते हैं ये बेवकूफ़ है, लेकिन धीरे धीरे शोध हुआ और ये क्लियर बातें हुई। तो ये ज्योग्राफी शब्द को क्लियर करने वाले कौन है, इरेस्टोथनीज साहब हैं। और ये बात कब प्रूफ हुई, 2010 में, 2010 में इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कहाँ है, अमेरिका में है, अपना एक शोध पत्र के माध्यम से इन्हें ये बातें क्लियर हुई। तो अब हम आपको साथ साथ में नोट्स भी बनवाते चलेंगे, ठीक है, नोट्स भी बनवाते चलेंगे। ये बात हुई उस किताब की स्टार्टिंग की, जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, भूगोल, ठीक है। तो अब इसे हम रफ कर देते हैं और नोट्स की फॉर्मेट में बात करते हैं। ये केवल आपको समझाया गया था, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको क्या करना है, आपको लिखना है ज्योग्राफी, GOGRAPHY, हिंदी में भी लिखेंगे भूगोल, ठीक है। यहां से इसको अंडरलाइन करके आपने लिखा द अर्थ, और ग्राफी का मतलब टू स्टडी या टू डिस्क्राइब, ठीक है। अब लिखेंगे मीनिंग, यहां पर लिखेंगे मीनिंग लिखेंगे 2010 में 2010 में भूगोल वेत्या इरेस्टोथनीज 2010 में भूगोलवेत्ता इरेस्टोथनीज ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक शोध पत्र के माध्यम से
माध्यम से बताया ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी में जियो का अर्थ, जियो इज इक्वल टू द अर्थ, व ग्राफी इज इक्वल टू स्टडी या डेस्क्राइब। ठीक है, इसे नोट कीजिए। देखो ये नोट्स, ये एक फाउंडेशन बैच है, ये आपके नोट्स आज 2024 में यदि कोई एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी काम करेंगे, और जब आपका 18 वर्ष हो जाएगा उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए जल्दी से और संभाल कर रखना इन नोट्स को। ये नोट्स मील का पत्थर साबित होंगे आपके लिए। यही नोट्स आपको IAS की नौकरी भी दिला सकते हैं, और यही नोट्स आपको बैंक में मैनेजर बना सकते हैं। यही नोट्स आपको यूपी पुलिस में भी तैनात कर सकते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर का पद हो या कांस्टेबल का पद हो या फिर सबसे बड़ा पद IPS का हो। ये फाउंडेशन बैच तुम्हारा तैयार हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आपने इसका मीनिंग क्लियर किया। अब यहां से पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जो पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, लेक्चर 1 जो है, ठीक है, उसका नाम डालिए जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो पिछली पढ़ाई है, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको पीछे की पढ़ाई बेस का काम करेगी, इसलिए प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करते हुए चलना है। ठीक है, तो आपको अभी भी बता चुके हैं, जियो का मतलब होता है अर्थ है, और मार्फो का मतलब होता क्या है, आकृति, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो यहां से भू आकृति विज्ञान पहला चैप्टर है आपका, भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान में जो धरा है, जो धरती है, धरती माँ है, तो उसी का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। देखिए ये धरती है, ये क्या है, धरती है। ठीक है, और इस धरती पर यदि हम देखें, यहां कहीं हम रहते हैं। यहां कहीं हम रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको अवसर रूबरू कराते हैं। सबसे पहले इस धरती को जानने से पहले आपका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो भू आकृति विज्ञान में सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर करेंगे, तो हम सबसे पहले आपकी धरती को जानेंगे, आपके देश की धरती को जानेंगे, भारत की धरती को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं अपने देश का नक्शा बनाना। देखिए सपोज करो ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। अब इस पेज को थोड़ा सा ऊपर से यहाँ नीचे ऐसे, यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे, 1 2, थोड़ा सा ऐसा बना लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, अब इसमें यहाँ वी शेप ले देंगे। ठीक है, और वैसे भी तो 5 ऐसे ही बनता है रोमन अंक में। ठीक है, अब इसका ये सेंटर जो है, इसके सेंटर को ध्यान में रख के थोड़ा सा इसके सेंटर से लेंगे, और यहाँ से एक हास्याकार इस प्रकार से दांती के तरीके से ऐसे डिजाइन बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चल के और फिर यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ से एक M बनाएंगे और यहाँ से U टर्न लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक चोंच सी निकाल कर एक V बनाएंगे, और एक ये ऐसे, ये एक रफली मैप हुआ। देखिए
चित्रों के माध्यम से ही पढ़ेंगे और जो भूगोल है, भूगोल चित्रों के माध्यम से समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस प्रकार से मैपिंग करना सीख जाएंगे। चलिए, तो धरती, भारत की धरती में आप कहाँ रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं, आप एक प्रदेश में रहते हैं। उस प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। उस प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की धरती को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो राज्य, एक क्या है? राज्य, और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? वो धरती का टुकड़ा, भारत की धरती का वो टुकड़ा जो केंद्र के अंदर में हो। और केंद्र क्या है? केंद्र, अभी भी तो चुनाव हुए हैं, दिल्ली। हमारे देश की राजधानी क्या है? वो दिल्ली है। तो जहां पर केंद्र का शासन हो, तो ऐसी भी जगह है क्या जहां पर भारत में दिल्ली के अलावा और भी किसी जगह पर दिल्ली का राज हो? हाँ जी, है। यहाँ पर जो आपका नीचे की तरफ पुदुचेरी भी है, ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था वहां भी है। तो इसको डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? आज मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आप कहाँ रहते हैं? यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो जैसे मैं यहाँ मेरठ का निवासी हूँ तो मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इतना इजी बना दूंगा, इतना पढ़ाई को आपको रटना ही नहीं पड़ने का, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आज से पहले आपने पता नहीं कितनी बार आपने स्टेट याद किए होंगे, यूनियन टेरिटरी याद किए होंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को याद किया होगा, लेकिन आपकी याद नहीं हुआ होगा। देखिए, ये नक्शा बनाया आपने। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? देखिए, पहले अपने भारत को देखिए, यहाँ पर ठीक नीचे कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ पानी भरा हुआ है, और उसी पानी का कुछ पार्ट इधर भी है, उस पानी का कुछ पार्ट इधर भी है। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? जो नीचे का पानी है वो बहुत बड़ा पानी है, सारा पानी एक ही है, इसको हिंद महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। ये महासागर है, और इस महासागर की दो ब्रांचेस हैं। एक तो क्या है? ये अरब सागर, और एक क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है कि महासागर क्या होता है और खाड़ी क्या होता है, और महासागर और सागर में क्या अंतर होता है। देखिए, महासागर होता है बड़ा पानी, ठीक है, तो बड़े पानी में से जो छोटी ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं। और जो खाड़ी है वो खाड़ी क्या होता है? जो तीन तरफ से, जो पानी तीन तरफ से इस तरह आकृति से घिरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पानी जो है तीन तरफ से, ये बांग्लादेश से और हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए इसको खाड़ी बोलते हैं। वैसे खाड़ी और भी है, जैसे यहाँ कच्छ की खाड़ी है, यहाँ खंबात की खाड़ी है, लेकिन उन चीजों को हम सब बाद में देखेंगे। आज क्या है, हम ये समझना चाहते हैं कि भारत में जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, हम कॉर्नर कॉर्नर पे चलेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले हम राज्यों को समझने का प्रयास करते हैं। किसको? राज्यों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये सबसे ऊपर क्या है नक्शे में? सबसे ऊपर क्या है? ये जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। 2014 में मोदी जी के आने के पश्चात क्या हुआ? इस राज्य को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी कि राज्य बड़ा होता है, केंद्र शासित प्रदेश छोटा होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है? दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। तो आज हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल राज्य कितने हैं टोटल, टोटल कितने राज्य हैं, टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें, राज्य कितने थे? 29 राज्य थे, और इसमें -1 हुआ है, वो कौन सा? J&K वाला। तो अब कितने बच गए? 28 राज्य है। तो उन्हीं 28 राज्यों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब, P फॉर पंजाब। यहाँ पंजाब को आज नहीं पढ़ने वाले हैं, और दूसरा
ये आपका पंजाब के बाद राजस्थान। तो यहां से इसको नहीं पढ़ेंगे, आज केवल हम उन राज्यों को पढ़ेंगे जो अरब सागर से टच हैं। जैसे कि ये जी फॉर गुजरात, इधर लिख देते हैं गुजरात। गुजरात के बाद यहां एम फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। छोटा सा जी फॉर गोवा, ठीक है। फिर क्या है, के फॉर कर्नाटका, इस कर्नाटक को यहां लिख देते हैं कर्नाटका। और फिर के फॉर केरल, केरल को यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो अरब सागर से कितने राज्य टच हैं? अब देखो हमने क्या किया, हमने ऊपर से लेकर बिल्कुल कॉर्नर तक, नीचे तक जितने राज्य हैं उन सब राज्यों को पढ़ लिया। लेकिन आज जो हमारा फोकस है, जो टारगेट है हमारा, केवल किसको है, 1 2 3 4, केवल 5 राज्यों को जानना है। बाकी हम पंजाब और राजस्थान को आज क्यों नहीं जानना चाह रहे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जो राज्य हैं। तो राज्य में हम किन को पढ़ रहे हैं, राज्य में हम पढ़ रहे हैं तटीय राज्यों को। किसको, तटीय राज्यों को कोस्टल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोस्टल स्टेट। तो कोस्टल स्टेट क्या केवल ये 5 ही है? नहीं, कोस्टल स्टेट इधर भी हैं। इधर क्या है, तमिलनाडु, ये क्या है, TN, तमिलनाडु। फिर ये आंध्र प्रदेश, क्या है, ANDP, यहां लिख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के पश्चात ये क्या है, उड़ीसा। ये तुम्हारा, और यहां पर ये वेस्ट बंगाल, ये क्या है, WB। साथ साथ में नोट्स भी आप बनाते हुए चलें, ठीक है। तो नोट किया, यहां पर क्या है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और ये क्या है, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था भारत के राज्य। तो भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। 2014 से पहले कितने थे, 2014 से पूर्व कितने थे, 29। क्या घटा है, एक राज्य है J&K, कौन सा, J&K, इसको क्या बना दिया है, UT में कन्वर्ट कर दिया है, यूनियन टेरिटरी में। अब कितने हैं, 28। तो तटीय राज्य, अब उन राज्यों में से क्या है, हम कॉर्नर पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर पंजाब और राजस्थान को आज इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तटीय राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो टोटल कितने राज्य हैं, 5 तो अरब सागर से लग रहे हैं, और 5 ये 4, 1 2 3 4 बंगाल की खाड़ी से लग रहे हैं। तो तटीय राज्य कितने हुए, 5 + 4, टोटल कितने हुए, 9। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए भारत के तटीय राज्य कितने हैं, या भारत के कोस्टल स्टेट्स कितने हैं। तो भारत के कोस्टल स्टेट कितने हैं, टोटल 9 हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ठीक है बच्चों, आज पहली क्लास थी आपकी, यहीं पर विराम देता हूं अपनी वाणी को, और मेहनत पर लग जाओ। ये एक फाउंडेशन बैच था आपका। यदि आप 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, तो भी ये बैच आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि और बच्चे तो क्या कर रहे होंगे, केवल
इंटर की पढ़ाई कर रहे होंगे और आप साथ साथ में कंपटीशन को भी लेकर चल रहे हैं, तो आपका आईएएस पीसीएस के लिए नहीं बल्कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयार हो रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम आईबीपीएस हो, 12th लेवल का, या फिर सीजीएल का एग्जाम हो, या बैंक पीओ का एग्जाम हो, रेल विभाग का एग्जाम हो, सभी में आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। लेकिन आपका फाउंडेशन तो पहले अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिदिन आधा घंटा की क्लास आपको करनी है, और धीरे धीरे और बच्चों से क्या करेंगे, लीड ले लेंगे। मैंने आज आपको सिखाया क्या है, मैंने आपको आज भू आकृति विज्ञान पहला चैप्टर भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया है, और उसमें क्या पढ़ाया है, उसमें हमने उस भूमि को, उस धरा को समझाया है जिस पर आप रहते हैं, और उसमें क्या टॉपिक लिया है, भारत के राज्य। तो भारत के राज्य कितने हैं, टोटल 28 हैं। 2014 में एक राज्य 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया था मोदी जी के माध्यम से, तो अब कितने राज्य हैं, 28। अब राज्य तो 28 हैं, अब कॉर्नर कॉर्नर पर जाना है। कॉर्नर में जिस जम्मू कश्मीर के पश्चात क्या आता है, पंजाब और राजस्थान, जिसको हम आज नहीं पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, तटीय राज्य। क्या है, तटीय राज्य। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है मोदी जी का शहर, शेर की तरह, क्या है, शेर की तरह गुजरात, शेर के मुंह की तरह खुला है ना, ऐसे गुजरात। और फिर क्या है, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, गोवा पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, अब नहीं है। कैसे केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, जब हम केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। फिर क्या है, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो आप इन्हें लिपिबद्ध कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसकी चर्चा हम कल करेंगे, डेली पढ़ाएंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज का बैच यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।